नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने टीबी के खिलाफ हरियाणा के पंचकूला से शुरू किया 100 दिन का अभियान। प्रधानमंत्री मोदी ने की सबको साथ आने की अपील। संथाली भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार की नई पहल। दूरदर्शन पर सप्ताह में एक दिन प्रस्तुत किए जाएंगे संथाली भाषा में समाचार। बाबरी मस्जिद मुद्दे पर महाविकास अघाड़ी में फूट, अलग होगी समाजवादी पार्टी। वहीं उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस ने फिर रोया ईवीएम का रोना। सत्ता पक्ष ने कहा दिक्कत है तो चुनाव आयोग जाएं। बीएसपी नेता मायावती ने कांग्रेस और सपा से पूछा, संभल की आड़ में मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने वाले बांग्लादेश में हिंदू अत्याचार पर क्यों है चुप। और अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे, इस नारे के साथ दिल्ली का चुनाव लड़ेगी भाजपा। कल से सभी विधानसभा क्षेत्रों में शुरू होगी भाजपा की परिवर्तन यात्रा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने हरियाणा के पंचकूला में देश में टीबी की घटनाओं और मृत्यु दर की चुनौतियों से निपटने के लिए 100 दिवसीय गहन अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह और हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री कुमारी आरती सिंह राव भी मौजूद रही। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में टीबी केयर का नया मॉडल अपनाया गया है। ये 100 दिन का कार्यक्रम है और ये फोकस्ड कार्यक्रम है और इसलिए हम लोगों ने 347 जिले जो जहां टीबी का प्रकोप और टीबी का प्रेवलेंस ज़्यादा है, वहां हम लोगों ने फोकस करके इस कार्यक्रम को लेने का तय किया है और तीव्र गति से, एक्सेलरेटेड तरीके से हम डिटेक्शन, टेस्ट, ट्रीटमेंट और उसके सपोर्टिव जो हमारे स्ट्रैटेजीज हैं, उन सारे सपोर्टिव स्ट्रैटेजीज को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं ये मानता हूं कि यह कार्यक्रम टीबी मुक्त भारत और हेल्दी नेशन, स्वस्थ देश, इसको बनाने में आज का दिन और ये 100 दिन का कार्यक्रम एक मील पत्थर साबित होगा। टीबी के खिलाफ आज से जो लड़ाई शुरू हुई है, उसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने विचार रखे और कहा कि टीबी के खिलाफ हमारी लड़ाई और मजबूत हो गई है। टीबी को हराने के लिए सामूहिक भावना से प्रेरित होकर यह अभियान आज से शुरू किया गया है। भारत बहुआयामी तरीके से टीबी से लड़ रहा है और वो जो तरीके हैं उनका भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। उन्होंने लिखा, मरीजों को सहायता दुगनी करना, जन भागीदारी, नई औषधियां, तकनीक और बेहतर निदान उपकरणों का उपयोग करना। साथ ही प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सब एक साथ आएं और टीबी को खत्म करने में अपना योगदान दें। अगले हफ्ते से दूरदर्शन पर सप्ताह में एक दिन संथाली भाषा में समाचार प्रस्तुत किए जाएंगे। संथाली भाषा संथाल जनजाति की प्रमुख भाषा है। ये भारत के कई राज्यों असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, त्रिपुरा, बंगाल में बोली जाती है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आदिवासी समुदाय के लिए, आदिवासी समाज के लिए प्रतिबद्ध है और इसीलिए दूरदर्शन में हफ्ते में, वीक में एक बार संथाली भाषा में न्यूज़ का कार्यक्रम अगले हफ्ते से आरंभ होगा।
जो कि बहुत बड़ा एक लंबे समय से आदिवासी भाषा को, संथाली भाषा को एक समग्र रूप से आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। देश में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप से 16.6 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यसभा में ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आईटी क्षेत्र में सबसे ज्यादा रोजगार की संख्या 2,04,119 दर्ज की गई है। हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस में रोजगार की संख्या 1,47,639 रही। व्यावसायिक और वाणिज्यिक सेवाओं में कुल 94,000 से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हुए। भारत में वर्तमान में 1,46,000 से अधिक GPIIT मान्यता प्राप्त स्टार्टअप और 100 से अधिक यूनिकॉर्न है। GPIIT के आंकड़ों के अनुसार स्टार्टअप ने शिक्षा क्षेत्र में 90,414 रोजगार के अवसर पैदा किए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास और वृद्धि और देश में रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए लगातार विभिन्न प्रयास करती है। फंड ऑफ फंड्स स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम और स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम है, जो स्टार्टअप के लिए प्रमुख योजनाएं हैं। आरबीआई द्वारा साझा किए गए ताजा आंकड़े बताते हैं कि देश के विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि दर्ज हुई है। 29 नवंबर तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $1.51 बिलियन से बढ़कर $658.09 बिलियन हो गया। इससे पिछले हफ्ते 22 नवंबर तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार $656.58 बिलियन था। स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स SDR में $22 बिलियन की वृद्धि हुई, जो अब कुल $18.00 बिलियन है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में आरक्षित स्थिति भी $22 बिलियन से बढ़कर $4.25 बिलियन पर पहुंच गई है। वहीं देश के गोल्ड रिजर्व में $595 मिलियन की गिरावट आई है, जिससे कुल भंडार $66.97 बिलियन पर आ गया। भारत ने 10 वर्षों में कुल निर्यात में 67% की जबरदस्त वृद्धि हासिल की है। वैश्विक बाजार में भारतीय उत्पादों की मांग में वृद्धि के कारण देश का कुल निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में लगभग $778 बिलियन तक पहुंच गया, जबकि वित्त वर्ष 2013-14 में यह $466 बिलियन था, जो कि 67% की शानदार वृद्धि को दर्शाता है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने संसद में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि विश्व वस्तु निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 1.66% से बढ़कर 1.81% हो गई है और देश 20वें स्थान से 17वें स्थान पर पहुंच गया है। ये उपलब्धि सरकार द्वारा निर्यात वृद्धि को बनाए रखने और निर्यात को तेज करने के लिए कई पहलों को लागू करने के कारण हासिल हुई है। वहीं नीति आयोग ट्रेड वॉच की रिपोर्ट के अनुसार चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के दौरान देश के व्यापार प्रदर्शन ने स्थिरता और मध्यम वृद्धि प्रदर्शित की। रिपोर्ट के अनुसार 2024 की पहली छमाही में भारत का कुल व्यापार 2023 की तुलना में 5.45% से बढ़कर $576 बिलियन पर पहुंच गया। देश ने शीर्ष 10 वैश्विक आपूर्तिकर्ताओं में अपनी रैंक को बनाए रखा है और सुधार किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर पर देश के रणनीतिक फोकस ने प्रभावशाली परिणाम दिए हैं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लोगों से महोत्सव में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर आयोजन को सफल बनाने की अपील की। हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों की सांस्कृतिक क्षमता को विश्व पटल पर उजागर करना है। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अष्टलक्ष्मी महोत्सव दिल्ली में आयोजित की गई है। हमारे 8 राज्यों पूर्वोत्तर के की क्षमता आज दिल्ली में अगले 3 दिन 6 दिसंबर से 8 दिसंबर तक प्रस्तुतिकरण की जा रही है। आइए इस अष्टलक्ष्मी का भाग बनिए। आइए भारत का पूर्वोदय पूर्वोत्तर में जो शुरू हो चुका है उसका भाग आप लोग सब बने।
पूर्वोत्तर के 8 राज्यों को अष्टलक्ष्मी समृद्धि के 8 रूप कहा जाता है, जो भारत के सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक ताने बाने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। राजधानी दिल्ली में पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव के आयोजन में पूर्वोत्तर की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत इस भव्य आयोजन में देखने को मिल रही है। राजधानी दिल्ली में पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का आयोजन किया गया है और उत्तर पूर्व भारत की बेहद खूबसूरत झलक आपको यहाँ देखने को मिल रही है। उत्तर पूर्व भारत के जीवंत रंगों और गतिशील संगीत से गूंज उठा है दिल्ली का भारत मंडपम, जहां आयोजन किया जा रहा है पहले अष्टलक्ष्मी महोत्सव का। इसमें 8 पूर्वोत्तर राज्यों के सांस्कृतिक और आर्थिक ताने बाने को प्रदर्शित किया गया है। 3 दिवसीय महोत्सव क्षेत्र के जीवंत कपड़ा उद्योग, कारीगरी और जीआई उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए एक अभूतपूर्व मंच प्रदान कर रहा है। इंडिया में बहुत सारी ऐसी जीआई प्रोडक्ट तो हैं, बट वो फाइल्ड हैं या भी रजिस्टर नहीं हुए। रजिस्टर करने से क्या होता है, उसका वैल्यू बढ़ता है, उसका देश और प्रदेश दोनों में वैल्यू बढ़ता है। उसके वैल्यू बढ़ने से क्या होता है, वो जो लोग काम करते हैं उनके इनकम में बढ़ोतरी होती है। ये कार्यक्रम पूर्वोत्तर के कारीगरों और खरीदारों के बीच दीर्घकालिक व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा दे रहा है। ये निवेशकों को कपड़ा, हस्तशिल्प, कृषि और पर्यटन में निवेश के अवसरों पर चर्चा करने के लिए सरकारी प्रतिनिधियों और उद्यमियों से मिलने का अवसर प्रदान कर रहा है। ये जो स्टॉल देख रहे हैं आप, ये हैंड ब्लॉक प्रिंटर है, ये फैब्रिक एरी है और जो मोटिव्स है वो हमारा असमीज ट्रेडिशनल मोटिव्स है। एंड हमारा मेन मोटिव टू प्रमोट एरी एंड द डिज़ाइंस ऑफ आवर नॉर्थ ईस्ट। ये मैनस्क्रिप पेंटिंग बोलते हैं आसाम का, तो ये ट्रेडिशनल कलर से किया जाता है इस पेंटिंग को, और ये आपका पैर की छाल में किया जाता है। पूर्वोत्तर भारत के उत्पाद आज दुनिया के हर बाजार तक पहुंच रहे हैं। सिर्फ पूर्वोत्तर भारत में मिलने वाला मोगा और एरी सिल्क कैसे बनाया जाता है, ये भी महोत्सव में प्रदर्शित किया गया है। मोगा सिल्क, इसका जीआई भी मिला हुआ है और ये आसाम में सिर्फ, पूरे दुनिया में सिर्फ आसाम में ही बनता है। इसका प्रोसेस शुरू होता है, ये बेसिकली वाइल्ड सिल्क है, ये बनिया सिल्क बोलते हैं। ये प्रोसेस शुरू होता है, ये पूरा लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है। ये आपका जो बटरफ्लाई है, ये कोकन से बटरफ्लाई बनने के बाद इसका जो एग्स हैं, एग से हमारा ये कैटरपिलर निकलते हैं। हम लोग का लोकल रेपर ना गल्ला, इसे गल्ला कहते हैं, और ये भी दिस वन आल्सो गल्ला, और ये कोड है जो हम लोग का लोकल हैंडमेड है। यकीनन ये महोत्सव प्रधानमंत्री मोदी के उद्यमशीलता, क्षमता और वैश्विक पहुंच के माध्यम से क्षेत्र के विकास के दृष्टिकोण का परिणाम है। जया सिन्हा, डीडी न्यूज, दिल्ली। और यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए डीडी न्यूज। बढ़िया है, प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती, हम भी आपको कहाँ रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC, हर पल आपके साथ। पापा ने कहा इंजीनियर बनो, बन गया। हस्बैंड बनो, वो भी बन गया। पर मूर्ख बनो तो कहा ही नहीं। देखिए, नकली पेमेंट का SMS, कहते हैं पापा का उधार लौटा रहे हैं, फिर बोलेंगे गलती से ज्यादा पैसे भेज दिए, बेटे बाकी के पैसे वापस कर दो। आज्ञाकारी बेटा हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, UPI सेफ है, मगर कोई ऐसे बेवकूफ बनाए तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने भारतीय हवाई अड्डों पर विश्व स्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक आंतरिक गुणवत्ता नियंत्रण इकाई IQCU की स्थापना की है। ये इकाई 68 हवाई अड्डों पर तैनात विमानन सुरक्षा समूहों की सुरक्षा प्रक्रियाओं में सुधार करेगी। ये पहल राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सुरक्षा गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम 2024 और विमान सुरक्षा नियम 2023 के तहत शुरू की गई है।
IQCU विमानन सुरक्षा नियंत्रण केंद्र ASCC के साथ मिलकर काम करेगा, जिसका उद्घाटन 22 जुलाई 2023 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। ये इकाई सुरक्षा प्रक्रियाओं के मानकीकरण, तकनीकी उन्नति, आंतरिक लेखा परीक्षा और प्रतिक्रिया विश्लेषण जैसे कार्यों में मदद करेगी। अनुभवी कर्मियों और विशेषज्ञों की टीम द्वारा संचालित IQCU उड़ान योजना के तहत क्षेत्रीय हवाई अड्डों को भी कवर करेगी। इस पहल का उद्देश्य सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार और भारतीय हवाई अड्डों की समग्र सुरक्षा को मजबूत करना है। संभल शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के जवाब में पुलिस की जवाबी कार्रवाई की तारीफ करना मुरादाबाद की एक मुस्लिम महिला निदा जावेद को भारी पड़ गया है। महिला शौहर एजाजुल आबिदीन ने उसे काफिर कहते हुए 3 तलाक दे दिया है। पीड़िता ने मुरादाबाद पुलिस अधिकारियों से शिकायत कर आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़िता का कहना है कि वो अपने मोबाइल पर संभल हिंसा से संबंधित वीडियो देख रही थी, जिसमें पुलिस हिंसाइयों से अपना बचाव करते दिख रही थी, जिसे देखकर उसका शौहर नाराज हो गया और कहने लगा तू काफिर है। मोहल्ला लाजपत नगर है, थाना कटघर क्षेत्र में। वहाँ पे रहने वाली एक महिला ने एक एप्लीकेशन 5 को दिया है, यानी आज से 2 दिन पहले। उसमें उन्होंने अपने पति के ऊपर आरोप लगाया है कि वो एक YouTube पे कोई वीडियो जो संभल प्रकरण से जुड़ा हुआ था उसको देख रही थी। उसको देख करके उनमें वाद विवाद हुआ और उस वीडियो को जो देख रही थी उसको देखने के लिए पति ने मना किया, और जब उन्होंने उस वीडियो को देखना बंद नहीं किया तो उन्होंने ट्रिपल तलाक जो है वो उनको दिया, तलाक दे दिया। उसको लेकर के उन्होंने एप्लीकेशन दिया है। इसमें इस आरोप के अतिरिक्त कुछ अन्य आरोप भी हैं। उसमें हम लोग सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर रहे हैं और इसमें अग्रिम विचारात्मक कार्रवाई की जा रही है, और उसमें जो भी फाइंडिंग्स होगा उसके हिसाब से इसका हम डिस्पोजल करेंगे। महाराष्ट्र की नवगठित 288 सदस्यीय विधानसभा का 3 दिन का विशेष सत्र आज से शुरू हो गया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने विधानसभा के सदस्य के रूप में शपथ ली। तमाम नवनिर्वाचित विधायक भी शपथ ले रहे हैं। इसके लिए 9 बार से विधायक रहे कालिदास कोलंबकर को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है, लेकिन उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप लगाकर आज शपथ ग्रहण से दूरी बना ली और सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्ष के इस रुख की सत्ता पक्ष ने आलोचना की। उप मुख्यमंत्री और एनसीपी प्रमुख अजीत पवार ने कहा कि अगर उनको कुछ दिक्कत है तो चुनाव आयोग के सामने वो जाए। अपोजिशन वालों ने वॉकआउट किया है, उनका कहना है कि ईवीएम के बारे में किया है, हमें पता नहीं। चुनाव हुआ है, लोगों ने, वोटर ने जीत के दिया है, और अभी यहाँ वॉकआउट करके कुछ होने वाला नहीं है। अगर उनको कुछ करना है तो इलेक्शन कमीशन के सामने जाना चाहिए। महाराष्ट्र में आज विशेष विधानसभा सत्र के दौरान महाविकास अघाड़ी में फूट दिखाई दी। यहां समाजवादी पार्टी के प्रमुख अबू आजमी ने कहा कि पार्टी एमवीए गठबंधन से अपना समर्थन वापस लेगी, क्योंकि बाबरी मस्जिद विध्वंस के संबंध में उद्धव ठाकरे की टिप्पणियों पर असहमति है। इसके अलावा एमवीए गठबंधन के एक अन्य दल समाजवादी पार्टी के विधायकों ने शपथ भी ले ली, जबकि उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इस बारे में पूछे जाने पर सपा के विधायक रईस शेख ने कहा कि उन्हें एमवीए के इस फैसले की जानकारी थी ही नहीं। हम सुबह सभागृह में आए, जो प्रथा परंपरा है उस हिसाब से हम बैठे। मैंने अपना क्रमांक देखा कि कब मुझे शपथ लेनी है। मुझे कोई कम्युनिकेशन नहीं था कि आज हमने शपथ नहीं लेनी है। अगर महाविकास अघाड़ी की मीटिंग होती, कोई चीज़ तय होती तो हम उसका पालन करते, पर क्योंकि कोई सूचना नहीं थी तो हमने प्रथा और परंपरा के हिसाब से शपथ ली है। बीएसपी की नेता मायावती ने संभल हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों पर जबरदस्त हमला बोला है। मायावती ने साफ साफ कहा कि दोनों दल संभल में मुस्लिम समाज के तुर्क और नॉन तुर्क को आपस में लड़ा रहे हैं। मायावती ने पूछा है कि कांग्रेस बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर चुप क्यों है। संसद में विपक्ष
देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि ये पार्टियाँ मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू जो बड़ी संख्या में जुर्म जाति के वहाँ शिकार हो रहे हैं, उसमें अधिकांश संख्या उन दलितों की है, उन वीकर सेक्शन के लोगों की है, कमज़ोर तबके के लोगों की है, खासकर दलितों की है, जिनकी भारत देश में बहुलता होते हुए भी बंटवारे में जबरन उनको बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा में चुनकर भेजने की सजा के तौर पर पाकिस्तान को दे दिया गया था। वहाँ इनका शोषण हो रहा है तो विपक्ष की ये मुख्य पार्टी इस पर चुप है, कांग्रेस पार्टी चुप है। इस मामले में कांग्रेस, सपा व इनके समर्थक दल एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। क्या रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी AI से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने कहा है कि वो गठबंधन की अगुवाई करने के लिए तैयार हैं। इसके बाद भाजपा ने इंडी गठबंधन और उसके नेतृत्व पर चुटकी ली है। एक और बार इंडी अलायंस में झगड़ा शुरू हो चुका है नेतृत्व को लेकर। टीएमसी की नेत्री ममता बनर्जी बोलती है कि मैंने इंडी अलायंस तो बना लिया, पर मैं क्या कर सकती हूँ अगर नेतृत्व देने के लिए असक्षम है ये लोग, ये सबको साथ में लेकर नहीं चल पाते। मैं नेतृत्व दूंगी तो सबको साथ ले चलूंगी। मतलब कि ये लड़ाई अब मिशन की नहीं, केवल एम्बिशन और पोजीशन की है, ये तो साफ है। पर कांग्रेस के प्रति नो कॉन्फिडेंस मोशन अब जनता ही नहीं बल्कि उनके एलाइज भी पारित कर रहे हैं। और राहुल तुमसे ना हो पाएगा, ये बात हर एलाई कह रहा है। इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी को आम आदमी पार्टी से लेकर JMM से लेकर जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला से लेकर लेफ्ट पार्टी सभी लोग बोझ मानते हैं, परजीवी मानते हैं। आज ये साबित हो चुका है कि इंडी अलायंस का कोई भी नेता राहुल गांधी के नेतृत्व व प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में विश्वास नहीं रखता है। इंडी अलायंस का पूरा नेता जो गठबंधन है वो ये समझता है कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल फेलियर है। ये सब के सब लोग इंडी अलायंस में जनता के लिए नहीं लड़ रहे, ना जनता के मुद्दे उठाने की बात कर रहे हैं। ये सब के सब लोग एक दूसरे की राजनीतिक जमीन को काटने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए कभी अखिलेश यादव कहते हैं वो नेता है, कभी ममता बनर्जी कहती हैं वो नेता है, कभी स्टालिन कहते हैं वो नेता है, और सब लोग स्वर में ये कहते हैं राहुल गांधी नेता नहीं है, ना प्रियंका वाड्रा नेता नहीं है। असम कैबिनेट का आज विस्तार हो गया। हालांकि एक मंत्री पद अब भी खाली है। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने 4 नए मंत्रियों प्रशांत फुकन, कौशिक राय, कृष्णेंदु पॉल और रूपेश गोवाला को पद की शपथ दिलाई। फुकन डिब्रूगढ़ से 4 बार के विधायक रह चुके हैं। पॉल पाथरकांडी से 2 बार के विधायक रह चुके हैं, जबकि राय और गोवाला लखीपुर और डुमडुमा से पहली बार विधायक बने हैं। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनके मंत्रिमंडल में इस बार बराक घाटी को भी प्रतिनिधित्व मिला है।
Today, we have inducted 4 ministers in our Council of Ministers. One post is still remain vacant. That will be filled up in days to come. There are so many development activities is going on. To supervise everything, we need. There was a requirement of more hands. Today, with induction of 4 ministers, the Council of Ministers will be strengthened and we will be able to dedicate more for the development of Assam. दिल्ली विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा ने नया चुनावी नारा जारी किया है, जिसमें भाजपा अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे नारे के साथ आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए चुनावी मैदान में उतरेगी। भाजपा के लिए यह विधानसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि साल 2014, 2019 और 2024 में दिल्ली की 7 लोकसभा सीटें जीतने के बावजूद भाजपा विधानसभा चुनाव में वो करिश्मा करने में सफल नहीं रही जो लोकसभा चुनाव के दौरान देखने को मिलता है। 10 साल के शासन में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस बार भाजपा ने भ्रष्टाचार, वायु प्रदूषण, यमुना प्रदूषण, आयुष्मान योजना सहित कई मुद्दों के जरिए घेरने की तैयारी कर ली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा कल से दिल्ली की 70 विधानसभाओं में परिवर्तन यात्रा भी शुरू करने जा रही है। संकल्प पत्र के माध्यम से जब हम जनता के सुझाव मांग रहे हैं तो जनता की एक ही आवाज़ है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति चाहिए और इसे बदलना है। तो ये भाव वहीं से आया है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। लोग दिल्ली में गंदे पानी से, बिजली के बड़े दामों से, टूटी हुई सड़कों से, भ्रष्टाचार से, जो कूड़े के जगह जगह ढेर लगे हों उससे बहुत परेशान हैं। ये वो सुविधाएं हैं जो आम जीवन में लोगों को प्रभावित करती हैं और लोग अब चाहते हैं कि दिल्ली विकास के रास्ते पर चले, क्योंकि दिल्ली को बद से बदहाल करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है और दिल्ली को खुशहाली और विकास के रास्ते पर ले जाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी तभी हो सकता है। इस भाव के साथ लोगों ने ये नारा दिया है कि अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के आप सरकार पर निशाना साधा है। मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली की जनता ने तय कर लिया है कि वो दिल्ली में कैंसर पैदा करने वाला प्रदूषित पानी, वायु प्रदूषण, पेंशन बंद होना, राशन कार्ड का ना बनना और सीएम के भ्रष्टाचार को नहीं सहेंगे। दिल्ली की जनता ठान चुकी है। अब दिल्ली की गली गली से आवाज आ रहा है कि पानी की ऐसी गंदगी और उस गंदे पानी से कैंसर अब नहीं सहेंगे, इतना पोल्यूशन अब नहीं सहेंगे, जमुना जी की गंदगी अब नहीं सहेंगे, बुजुर्गों के साथ बुजुर्गों का पेंशन रोक दिया जाना अब नहीं सहेंगे, गरीबों का राशन कार्ड ना बनना अब नहीं सहेंगे, मुख्यमंत्री के द्वारा भ्रष्टाचार अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। ये दिल्ली की जनता ने आवाज़ दिया है और ये निश्चित रूप से सफल होगा। भारतीय जनता पार्टी 5 साल के अंदर दिल्ली को उसका हर हक दिलाएगी, ये हमारा वादा है। राष्ट्रपति ने आज ओडिशा में 3 नई रेल लाइन परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पहली परियोजना बांगीरिपो सी गोरुमाहिशानी नई रेल लाइन है जो 86 किलोमीटर लंबी है और इसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 2,549 करोड़ रुपए होगी। दूसरी परियोजना बूढ़ामरा चाकुलिया नई रेल लाइन है जो 60 किलोमीटर लंबी है और इसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 1,639 करोड़ रुपए होगी। इस परियोजना से ओडिशा के साथ साथ झारखंड को भी लाभ होगा, जो ओडिशा के मयूरभंज जिले और झारखंड के पूर्वी सिंहभूम को कवर करेगी। तीसरी परियोजना बादाम पहाड़ केंदू झारखंड नई रेल लाइन है जिसकी कुल अनुमानित लागत लगभग 2,106 करोड़ रुपए है। मोतिहारी स्थित महात्मा गांधी विश्वविद्यालय में दूसरे दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ शामिल हुए। समारोह में बिहार के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर और पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। दीक्षांत समारोह में 433 छात्र छात्राओं को उपाधि दी गई। समारोह को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि देश
तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अब विकसित भारत 2047 का सपना नहीं है, बल्कि ये हमारा लक्ष्य है। इसमें हर व्यक्ति का योगदान जरूरी है। अर्थव्यवस्था में देखें तो छलांग पर छलांग लगा रहे हैं। कहां हम घबराते हुए 5 देशों में नाम था, फिर हमने उनको पीछे छोड़ा जिन्होंने सदियों तक हम पर राज किया, एंड वी बिकेम द 5th ग्लोबल इकोनॉमी। एक जमाना था बिना बिचौलिए के कोई काम होता ही नहीं था। एक जमात पैदा हो गई थी समाज में। करप्शन वॉज पासवर्ड फॉर एम्प्लॉयमेंट, फॉर कॉन्ट्रैक्ट, फॉर अपॉर्चुनिटी। दशक के अंदर बड़ा बदलाव आया। जो बिचौलिए थे वो गायब हो गए। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सभी सैनिकों और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि इस दिन का उद्देश्य सेना में कार्यरत और सेवानिवृत्त हो चुके सैनिकों के शौर्य को याद करना और उन्हें सम्मानित करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेना हमारे मजबूत सुरक्षा कवच का परिचायक है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस हमें यह संदेश और साथ ही यह अवसर भी देता है कि हम सेवानिवृत्त सैनिकों, उनके परिवारों और वीर नारियों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। आप सभी अवगत होंगे कि हमारे जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं अथवा उनका जो परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनके कल्याण के लिए सरकार अपने स्तर पर हर वह कदम उठा रही है जो कदम उठाने चाहिए। हम उनकी शिक्षा, उनकी चिकित्सा और इसी प्रकार की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सदैव प्रयासरत रहते हैं। बांग्लादेश में लगातार अल्पसंख्यक समुदायों के धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में आज स्कॉन नमहट्टा केंद्र को जला दिया गया। स्कॉन के प्रवक्ता राधारमण दास ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ये जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि हरे कृष्ण नमहट्टा संघ के अंतर्गत आने वाले श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर और श्री श्री महाभाग्य लक्ष्मी नारायण मंदिर में आज सुबह 2 से 3 बजे के बीच बदमाशों ने आग लगा दी। श्री श्री लक्ष्मी नारायण के विग्रह और मंदिर के अंदर की सभी वस्तुएं पूरी तरह से जलकर खाक हो गई हैं। साथ ही बताया कि मंदिर के पीछे की टीन की छत को उठाकर और पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। बांग्लादेश में संत चिन्मय कृष्णदास ब्रह्मचारी की गिरफ्तारी के बाद पैदा हुई अशांति पर अमेरिकी कांग्रेस के सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बांग्लादेशी सरकार से मानवाधिकारों को बनाए रखने, हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यक समूहों के साथ हो रही हिंसा को समाप्त करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही हिंसा अस्वीकार्य है और उसे खत्म किया जाना चाहिए। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी 25 नवंबर को हुई थी, जिसके बाद देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने भी बांग्लादेश में बढ़ती हिंसा पर चिंता व्यक्त की है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा और इस्कॉन से जुड़े संत चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी की ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख डॉक्टर उमेर अहमद इलियासी ने निंदा की है। उन्होंने कहा कि ये बहुत दुखद स्थिति है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बांग्लादेश के अंदर इस समय के जो हालात हैं और जो वहाँ पर इस समय जो माइनॉरिटीज़ के लिए ख़ास तौर पर जो हिंदुओं पर जो इस समय जो अत्याचार हो रहा है, उसको लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ। बहुत दुख की बात है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए, मैं उसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूँ। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बांग्लादेश और भारत ये एक पड़ोसी देश है जो हमेशा से एक साथ रहे हैं। भारत ने हमेशा बांग्लादेश के लिए पूरा सहयोग किया है।
और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के विदिशा में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि अब ये प्राथमिकता तय करेंगे कि जिले के लिए कौन से काम जरूरी है। डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अधिकतम योजनाओं का लाभ कैसे विदिशा जिले को मिले, रोजगार मूलक योजनाएं, जैसे लखपति दीदी अभियान, उसमें काफी प्रगति विदिशा जिले ने की है। बहनें अनेक तरह की रोजगार मूलक योजनाओं से जुड़कर अपनी आमदनी 1 लाख से ज़्यादा साल में कर रही हैं। उनमें और कौन कौन सी योजनाएं जोड़ी जा सकती है, इस पर विचार विमर्श किया। चेन्नई में दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का 83वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस मौके पर उन्होंने स्वतंत्र भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी की भूमिका के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा महात्मा गांधी के दृष्टिकोण को पूरा करती है और उसे जीवंत बनाती है। केंद्रीय मंत्री ने विभिन्न श्रेणियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को स्वर्ण पदक और प्रमाण पत्र वितरित किए। जिसकी महत्वपूर्ण शुरुआत हमारे राष्ट्रपिता बापूजी ने की थी और हिंदी भाषा हमारे सबके हृदय में है। राष्ट्रभाषा और इस भाषाओं के जरिए हम देश को बापूजी की दिए हुए मार्गदर्शन से, आदर्श से, मूल्यों से हमने जोड़ने का काम किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से 3 दिवसीय रूस की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वो मॉस्को में रूस के रक्षा मंत्री एंड्री बेलोसोव के साथ भारत रूस अंतर सरकारी आयोग की 21वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। बैठक में दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग की समीक्षा और समकालीन वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही रक्षा मंत्री 9 दिसंबर को कलिनिनग्राड के यंत्र शिपयार्ड में भारतीय नौसेना के नवीनतम शील्ड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सुशील को कमीशन करेंगे। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी भी इस समारोह में शामिल होंगे। वो मॉस्को में अज्ञात सैनिक की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने और भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मिलेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन किया जा रहा है। महाकुंभ के दौरान देश विदेश से पवित्र स्नान और पूजा पाठ के लिए करोड़ों लोगों के प्रयागराज जाने की संभावना है। ऐसे में यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इस बार संगम के घाटों पर एक अलग फ्लोटिंग जेटी का निर्माण किया जा रहा है, जो कि देखने में काफी सुंदर लग रहा है। महाकुंभ के भव्य आयोजन और इसके महत्व को देखते हुए यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत घोषित किया है। ये हमारे चेंजिंग रूम्स और जेटीज बन रहे हैं। जेटीज जिस टाइप के होंगे पूरे मतलब सुविधा लेस होंगे, वो आपको उसमें सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे सोफे से लेकर बैठने से लेकर सब कुछ सुविधा होगी। प्लस उसमें जेटीज में वो कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल होने वाली, स्टीयरिंग कंट्रोल होने वाली पूरी मशीनरी पूरी फिट है उसमें यहाँ की। ये जेटीज जो है हमारे उसमें 2 कमरेज हैं, प्लस में बैठने की सुविधा, पंखे लगे, सोलर इन्वर्टर सब लगे हुए, प्लस उसमें नहाने के लिए जो है एक छोटे से स्विमिंग पूल भी बनाए गए हैं। ये जो हमारा वर्ष पर्यंत यह संगम का क्षेत्र है, इसको यूनेस्को ने हेरिटेज साइट घोषित की हुई है। उसमें हम लोग देखते थे कि जो प्रयागवाल हैं वो अपना जो तखत लगा के एक टेम्प्रोरी अरेंजमेंट करते हैं, जहाँ गंगा जमुना का संगम रहता है वहाँ पर टेम्प्रोरी तखत लगाते हैं, बांस से उसको सपोर्ट करते हैं, जहाँ से शिफ्ट होता है तो उसको शिफ्ट करते हैं। तो उसको हम लोग रिप्लेस कर रहे हैं जेट्टी से। उस जेट्टी पे चेंजिंग रूम और बाकायदा जैसे इनके जो अपने उस लकड़ी वाले पे करते थे उस तरह के क्रियाकर्म करने के लिए वहाँ पर वो उनको बैठने का स्पेस है, एक चेंजिंग रूम है और काफ़ी अच्छा उससे लुक आएगा, एक बदला सा संगम नजर आएगा। फ्लोटिंग जेट्टी के माध्यम से हमने उसको रिप्लेस करने की कोशिश।
महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को इस बार स्पेशल हाई डेंसिटी ऑक्सीजन फॉरेस्ट का आनंद मिलने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महाकुंभ नगर के प्रमुख चौराहों के साथ आने वाले प्रमुख राजमार्गों को भी प्राकृतिक रूप से सजाने संवारने का काम चल रहा है। डीएफओ प्रयागराज अरविंद कुमार यादव ने कहा कि महाकुंभ को दिव्य, नव्य और भव्य बनाने की तैयारी चल रही है। इसके तहत कुल 1.5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। सरस्वती हाईटेक सिटी में एक हाई डेंसिटी ऑक्सीजन फॉरेस्ट विकसित किया जा रहा है। ये ऑक्सीजन बैंक और नगर वन के रूप में कार्य करेगा। इसे लेकर वन प्रभारी अधिकारी संगीता ने कहा कि महाकुंभ में प्रवेश करते ही श्रद्धालुओं का स्वागत खूबसूरत पौधे करेंगे, जिनकी सुंदरता देखकर देशी विदेशी पर्यटक खासे उत्साहित नजर आएंगे। 50,000 पौधे प्रमुख रूप से प्रयागराज अयोध्या मार्ग, प्रयागराज वाराणसी मार्ग के साथ ही लखनऊ, मिर्जापुर, रीवा और बांदा समेत 18 मार्गों पर लगाने का काम चल रहा है। महाकुंभ के अंतर्गत वन विभाग द्वारा शहर में 1.5 लाख करीब पौधों का रोपण किया जा रहा है, जिसमें से महाकुंभ एरिया के नज़दीक में सरस्वती हाईटेक सिटी में लगभग 1 लाख पौधों के रोपण का है, जिसका रोपण किया जा चुका है। और प्रयास ये है कि जो भी कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन का है, जो कार्बन जनरेट हो उनका अवशोषण हो जाए। इस उद्देश्य से सभी का ये प्रयास था कि ये जो कुंभ हो हमारा ग्रीन कुंभ हो, इसलिए ये रोपण का प्रस्ताव किया गया था और रोपण की कार्रवाई की। उद्देश्य ये है कि एक छोटा छोटा सघन आपका ऑक्सीजन बैंक बन सके। इसमें रोड साइड प्लांटेशंस भी हैं। रोड साइड प्लांटेशंस में आपके शोभाकार पौधे हैं जो डिफरेंट सीजन्स में फ्लावरिंग का है। साथ में बड़े छत्र वाले पौधे भी हैं जो सड़कों के किनारे हैं। और जो ब्लॉक प्लांटेशन, जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन कराया गया है, उसमें डिफरेंट हाइट्स के ये सारे पौधे लगाए गए हैं। महाकुंभ के अंतर्गत हमारे प्रयागराज में हम वन विभाग द्वारा हरित महाकुंभ योजना के अंतर्गत 1.5 लाख लगभग पौधे लगाए जा रहे हैं। ये पौधे सरस्वती हाईटेक सिटी में, जिसमें कई तरह के वृक्षारोपण हैं, जैसे नगर वन, चौकोर आयरन ट्री गार्ड्स आदि हैं। और हमारे विभिन्न मार्गों पर, जैसे कि बनारस से आने वाला मार्ग, मिर्जापुर से आने वाला मार्ग, लखनऊ से आने वाला मार्ग, कानपुर से आने वाले मार्ग, इन मार्गों पर भी हम विद आरसीसी ट्री गार्ड के थ्रू, सुरक्षा के थ्रू वृक्षारोपण कर रहे हैं। महाकुंभ में आने वाले हजारों श्रद्धालुओं, जिनको यहाँ आकर के ग्रीन वातावरण की अनुभूति होगी, इसीलिए हम ये सारे पौधे लगा रहे हैं। प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियां जारी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित कार्यक्रम के मद्देनजर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ महाकुंभ के कार्यों की समीक्षा बैठक की। इस बार महाकुंभ में श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की तैयारी की जा रही है। स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बड़ी संख्या में डॉक्टरों की तैनाती और परेड ग्राउंड में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाया गया है। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए आरामदायक आवास उपलब्ध करवाने के लिए भी विशेष तैयारियां की गई हैं। प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिक रिक्शा और ई ऑटो के लिए ऑनलाइन बुकिंग प्रणाली शुरू करने की भी घोषणा की है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2019 में महाकुंभ को सफल बनाने के लिए प्रदेश पुलिस की भी सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस को इसका भी श्रेय जाता है कि उसने दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम कुंभ के आयोजन को पूरी भव्यता और दिव्यता के साथ आयोजित करने के लिए 2019 में जो मानक गढ़े थे, उसकी सर्वत्र सराहना हुई। ईडी ने छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित महादेव ऑनलाइन बैटिंग मामले में बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत महादेव ऑनलाइन बैटिंग मामले में 387.99 करोड़ रुपए की अतिरिक्त चल और अचल संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। कुर्क की गई संपत्तियों में हरिशंकर टिब्रेवाल से संबंधित मॉरिशस स्थित कंपनी मिसर्स तानो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फंड द्वारा एफपीआई और एफडीआई के माध्यम से किए गए निवेश और छत्तीसगढ़, मुंबई और मध्य प्रदेश स्थित अचल संपत्तियां हैं।
ये संपत्तियां कई सट्टेबाजी ऐप, वेबसाइटों के प्रमोटरों, पैनल ऑपरेटरों और प्रमोटरों के सहयोगियों के नाम पर है। महादेव ऑनलाइन बुक बैटिंग ऐप एक अम्ब्रेला सिंडिकेट है जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइट्स को नए उपयोगकर्ताओं को नामांकित करने, उपयोगकर्ता आईडी बनाने और बेनामी बैंक खातों के एक जाल के माध्यम से धन शोधन करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की व्यवस्था करता है। ईडी की जांच में 19.36 करोड़ रुपए की नकदी और 16.68 करोड़ रुपए की कीमती वस्तुओं को भी जब्त किया गया है। इसके अतिरिक्त बैंक बैलेंस और प्रतिभूतियों के रूप में 1729.17 करोड़ रुपए की चल संपत्तियों को भी फ्रीज किया गया है। इससे पहले भी इस मामले में 142.86 करोड़ रुपए की संपत्ति को कुर्क करने के लिए 2 अनंतिम कुर्की आदेश जारी किए गए थे। इस मामले में लगभग 2295.61 करोड़ रुपए की कुल अवैध संपत्ति को या तो जब्त या अटैच किया गया है। ईडी ने इस मामले में अब तक कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और रायपुर के विशेष न्यायालय पीएमएलए के समक्ष 4 अभियोजन शिकायतें भी दर्ज की हैं। इससे पहले ईडी की जांच में महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप द्वारा संचालित विभिन्न खेलों में अवैध सट्टेबाजी के विशाल नेटवर्क का पता चला था। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में डी गुकेश और डिंग लिरेन के बीच 10वें दौर का मुकाबला भी ड्रॉ रहा। ये प्रतियोगिता में लगातार 7वां ड्रॉ है। इस दौर के बाद दोनों खिलाड़ियों के खाते में बराबर 5-5 अंक हैं। 32 वर्षीय लिरेन ने शुरुआती गेम जीता था, जबकि 18 वर्षीय गुकेश तीसरे गेम में विजय रहे थे। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में जो भी पहले 7.5 अंक हासिल करेगा वो विश्व चैंपियन का खिताब हासिल करने में सफल होगा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एडिलेड टेस्ट के दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 5 विकेट खोकर 128 रन बना लिए हैं। भारत अब भी 29 रन पीछे है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में 337 रन बनाकर आउट हुई। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने पहली पारी के आधार पर 157 रन की बढ़त हासिल की है। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया की ओर से ट्रेविस हेड ने सर्वाधिक 140 रन बनाए, वहीं मार्नस लाबुशे ने 64 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज ने 4-4 विकेट लिए। भारतीय टीम ने पहली पारी में 180 रन बनाए थे। भारत टेस्ट सीरीज में फिलहाल 1-0 से आगे है। भारत एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप में जापान से हारकर सेमीफाइनल में पहुंचने से चूक गया। पूर्व विजेता जापान के खिलाफ सबसे अधिक 15 गोल करने के बावजूद भारत एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 के तीसरे मैच में हार गया। जापान के खिलाफ 48-15 के अंतर से मिली हार के बाद अब भारत को 5 से 8वें स्थान के ब्रैकेट में प्रतिस्पर्धा करनी होगी। भारत पहली बार 3 से 10 दिसंबर तक इंदिरा गांधी अरीना नई दिल्ली में विश्व हैंडबॉल लीग द्वारा पेश की जा रही एशियाई हैंडबॉल महासंघ द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में मेजबानी कर रहा है। भारत 5 से 8वें स्थान के सेमीफाइनल मुकाबले में सिंगापुर के खिलाफ खेलेगा, जिसमें विजेता का सामना प्लेसमेंट फाइनल में चीन या हांगकांग से होगा। इस बीच मुख्य ब्रैकेट में दक्षिण कोरिया ईरान से भिड़ेगा, जबकि कजाकिस्तान जापान से खेलेगा। सभी सेमीफाइनल मुकाबले 8 दिसंबर को होंगे। कोयला मंत्रालय के अधीनस्थ कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड कोयला उत्पादन में भारत की अग्रणी कंपनी होने के साथ ही समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी बखूबी निभा रही है। सीएसआर के तहत सिंगरौली में स्थापित 3 अस्पताल एनसीएल कर्मियों सहित आसपास के ग्रामीणों के लिए भी वरदान बन रहे हैं। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में कोयला मंत्रालय के अधीन कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सुदूर सिंगरौली के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं का विकल्प बनकर उभरा है। कोयला खदानों से सटे इस बीहड़ इलाके में एनएससी जयंत, अटल अस्पताल बीना, केंद्रीय अस्पताल सिंगरौली और 9 डिस्पेंसरीज हैं। इन अस्पतालों में 98 डॉक्टर, 141 पैरामेडिकल स्टाफ और 39 फार्मासिस्ट मिलकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवा रहे हैं। 24 घंटे 7 दिन इमरजेंसी और आईसीयू सेवाएं निरंतर चलती हैं। सिंगरौली सहित उत्तर प्रदेश के सोनभद्र इलाके के लोग भी यहां स्वास्थ्य सेवाएं हासिल करने के लिए पहुंचते हैं।
250 किलोमीटर के इलाके में एनसीएल के स्थापित अस्पताल तकरीबन 3 लाख से ज्यादा मरीजों को देखते हैं। इस पूरे एरिया का ये एकमात्र ऐसा अस्पताल है 200 किलोमीटर रेडियस में जहाँ पे हम सारी स्पेशलिटी सर्विस को मरीजों को प्रदान करते हैं। हमारे यहाँ पे इस अस्पताल में जितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनके डिपेंडेंट्स हैं, रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, यहाँ पे जो प्राइवेट पेशेंट्स रहते हैं, उन सबको हम यहाँ पे चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो यहाँ की जितनी पॉपुलेशन है सब मिला के 15 से 16 लाख पॉपुलेशन को हम यहाँ पे केटर करते हैं। सिंगरौली में कोयला खदानों के बीच एनएससी जयंत अस्पताल 150 बेड का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल है। यह अस्पताल मध्य प्रदेश के सिद्धि, रीवा और यूपी के सोनभद्र जिले के लोगों के लिए जीवन की नई आशा बनकर उभरा है। यहाँ 45 डॉक्टर, 131 पैरामेडिकल स्टाफ मिलकर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एनएससी के मरीजों की जिंदगी में रंग बिखेर रही हैं। हाँ, मुझे नया जिंदगी मिल गया। नहीं, मेरा जिंदगी बचने वाला नहीं था, मैं तो हार गया था, मगर डॉक्टर लोग मुझे बचा लिए। फिर डॉक्टर लोग हमको अच्छे से दवा कर दिए, खाना पीना भी, ओढ़ना कपड़ा सब देते हैं। पैसा हमको नहीं लगा, 1 रुपया भी नहीं। एनएससी जयंत अस्पताल में वंचित तबके के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र भी स्थापित है, जहां सस्ते दाम में दवाइयां मिलती हैं। अस्पताल में कम खर्च पर इलाज मुमकिन होता है। एनसीएल देश में कोयला उत्पादन की रीढ़ है, तो वहीं सीएसआर के तहत बनाए गए ये अस्पताल गरीब कमजोर तबके के लिए लाइफलाइन है। सिंगरौली के इस तमाम इलाकों में 200 किलोमीटर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है और ऐसे में मरीजों को निर्भर रहना पड़ता है एनसीएल के इस हॉस्पिटल में, जो उनकी ज़िंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ पर डॉक्टरों की टीम लगातार मरीजों का इलाज कर रही है और न सिर्फ सिंगरौली बल्कि आसपास के जो तमाम इलाके हैं, यहाँ तक कि सोनभद्र यूपी के इलाके से भी लोग यहाँ पर इलाज करने के लिए आते हैं। और एक तरीके से कहा जाए तो मेडिकल के लिए यहाँ पर एक लाइफलाइन बनकर ये हॉस्पिटल जो है वो उभर रहा है। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, सिंगरौली। भारत को नारकोटिक ड्रग्स आयोग यानी कि सीएनडी के 68वें सत्र की अध्यक्षता के लिए चुना गया है। ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वियना में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि शंभू एस कुमारन ने आधिकारिक तौर पर सीएनडी की अध्यक्षता संभाली। सीएनडी संयुक्त राष्ट्र की नशीली दवाओं से संबंधित मामलों पर प्रमुख नीति निर्माण संस्था है। इसका काम वैश्विक नशीली दवाओं के रुझानों की निगरानी करना, संतुलित नीतियां बनाने में सदस्य देशों का समर्थन करना और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय नशीली दवाओं के सम्मेलनों के कार्यान्वयन की देखरेख करना है। यह पहली बार है जब भारत को इस महत्वपूर्ण संयुक्त राष्ट्र संस्था की अध्यक्षता के लिए नामित किया गया है। यह वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती नेतृत्व भूमिका और स्थापित बहुपक्षीय तंत्रों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को संबोधित करने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अध्यक्ष के रूप में भारत से वैश्विक चर्चाओं में विकासशील देशों के हितों और दृष्टिकोणों को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका के अनुरूप वैश्विक दक्षिण के हितों को स्पष्ट करने की अपेक्षा की जाएगी। भारत नशीली दवाओं की नीति के मुद्दों पर संवाद और समझ को बढ़ावा देने के लिए सीएनडी के चल रहे काम को आगे बढ़ाने का भी प्रयास करेगा। भारत ने सीरिया की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यात्रा परामर्श जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को अगली सूचना तक सीरिया की यात्रा से बचने की सलाह दी है। विदेश मंत्रालय ने सीरिया में मौजूद भारतीयों से कहा कि वो दमिश्क में भारतीय दूतावास के संपर्क में रहें। दूतावास के आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर +963 9933 85973 और एक विशेष ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि जो लोग वापस आ सकते हैं उन्हें जल्द से जल्द उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों से आने की सलाह दी गई है। अन्य लोगों से अनुरोध किया गया है कि वो अपनी सुरक्षा के बारे में अत्यधिक सावधानी बरतें और अपनी आवाजाही को सीमित रखें। अमेरिकी व्हाइट हाउस प्रवक्ता कैरीन जीन पियरे का कहना है कि सीरिया के घटनाक्रम पर अमेरिका बारीकी से नजर बनाए हुए है। जहां राष्ट्रपति बशर अल असद को बड़ा झटका लगा है, अरब समर्थित विद्रोहियों के अलेप्पो और हमा पर कब्जे ने पूरे सीरिया में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन को तेज कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन का कहना है कि 2014 से करीब 900 अमेरिकी सैनिक
कुर्द सहयोगियों और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज के साथ सीरिया के उत्तर पूर्व में तैनात हैं, क्योंकि ईरान और रूस के अन्य संघर्षों में उलझे होने के चलते विद्रोही ऐसी परिस्थिति का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। अमेरिका में चीन आधारित टिकटॉक ऐप को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की एक संघीय अपील अदालत ने टिकटॉक ऐप को अगले वर्ष 2025 की शुरुआत तक इसे बेचने या फिर प्रतिबंध लगाने के कानून को बरकरार रखा। इस फैसले के साथ जहां एक और चीन के प्रतिद्वंद्वियों की जीत हुई, वहीं दूसरी ओर चीन आधारित टिकटॉक ऐप के लिए ये एक बड़ा झटका है। इस फैसले से अमेरिका में लगभग 1,70,00,000 उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले सोशल मीडिया ऐप पर केवल 6 सप्ताह में प्रतिबंध लग सकता है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि टिकटॉक ऐप के खिलाफ इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। वैश्विक पटल पर भारत की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने अब से हर साल 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य मेडिटेशन से होने वाले फायदों के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इससे पहले भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। मेडिटेशन स्वास्थ्य के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की सेहत को ठीक रखने के लिए मेडिटेशन यानी कि ध्यान का अभ्यास एक बेहतर विकल्प माना जाता है। और इसी के साथ ही समाचार में अभी के लिए इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।